संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सियासी तापमान भी बढ़ा। एसआईआर को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तंज भी कसा, साथ ही नसीहत दी। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से 10 मिनट बात की। पीएम ने कहा कि विपक्ष संसद का इस्तेमाल चुनाव में अपनी हार का गुस्सा निकालने के लिए करता है। पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि वो विपक्ष को टिप देने के लिए भी तैयार हैं कि उन्हें कैसा परफॉर्म करना चाहिए। हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। शीतकालीन सत्र में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहली बार राज्यसभा के सभापति के तौर पर सत्र को संचालित करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्यसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस सदन में बैठे सभी सदस्य अपर हाउस की गरिमा बनाए रखते हुए हमेशा अपनी गरिमा का ध्यान रखेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वो मर्यादा बनाए रखेंगे। हमारे चेयरमैन एक साधारण परिवार से आते हैं, एक किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा को समर्पित की। राजनीति इसका एक पहलू रही है, लेकिन मुख्य काम समाज सेवा ही रहा है। वो समाज के लिए समर्पित रहे हैं और वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शक है जो समाज सेवा में रुचि रखते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की वर्किंग स्टाइल और जीवन मूल्यों की सराहना करते हुए की। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी के हमलों के जवाब में विपक्ष ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री जी ने संसद के मुख्य मुद्दों पर बात करने के बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार कुचला है। खड़गे ने कहा है कि पिछले मॉनसून सत्र में ही कम से कम 12 बिल जल्दबाजी में पारित कर दिए गए, कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना किसी चर्चा के ही। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाने साध रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्र खूब हंगामेदार होने वाला है। तो लोकसभा में आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चैम्बर में एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू मौजूद रहे। इस सत्र में सरकार का फोकस 14 अहम विधेयकों को पास कराने पर है, जिनमें दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉर्पोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए बिल शामिल हैं। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई, जिससे माहौल गर्माता हुआ दिखाई दिया। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तीखी बहस की संभावना जाहिर की जा रही है।
ये तो सारी दुनिया जानती है, सारा देश देखता है कि ड्रामा हमेशा बीजेपी की ओर से ही आता है। विपक्ष कांग्रेस कभी ड्रामे में विश्वास नहीं करती। हम तो कहते हैं कि काम करिए, डिलीवरी करिए। डिलीवरी नहीं हो रही तभी तो हमको आवाज उठानी है। अब इलेक्शन की बात है, चाहे बिहार हो, चाहे पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का, आज लोगों का इलेक्शन कमीशन से, सरकार से क्यों विश्वास उठता चला जा रहा है? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस जिनको इतने दशक लगे बिल्डअप करने में, इनकी इम्पार्शियलिटी पर आज उस पर सवालिया निशान लोगों के मन में, आम भारतवासी के मन में क्यों उठ रहा है? बीएलएस का मौत हो रहा है, वो ड्रामा दिख रहा है, और कुत्ते को हम रक्षा करें तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और पार्लियामेंट में जो बैठ के हमको रोज डसते हैं उसका तो कोई फिक्र ही नहीं है। शाबाश। इधर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन कई बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तस्वीरों का साक्षी बना। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव की मौजूदगी में सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई और विधानसभा में विधायकों ने हिंदी के अलावा मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा में शपथ ली। आरजेडी विधायक और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने हिंदी में शपथ ग्रहण की, तो बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद और रत्नेश सदा ने संस्कृत में शपथ ग्रहण की। सदन में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला क्षण तब आया जब बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव ने शपथ लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से गर्मजोशी से मुलाकात की। विधानसभा शीतकालीन सत्र में शपथ ग्रहण के दौरान और भी कई अच्छी तस्वीरें आई। आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर भी विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचे, उनका पैर छुआ, आशीर्वाद दिया। और इसके अलावा इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के प्रमुख और पहली बार विधायक चुनकर सदन में पहुंचे आईपी गुप्ता ने शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। इस शीतकालीन सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने की योजना बना रही है। विपक्ष भले ही संख्या बल में कमजोर हो, लेकिन वो सदन की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। कुल मिलाकर के ये सत्र एनडीए सरकार की मजबूती और विपक्ष की रणनीति का परीक्षण स्थल बनेगा। और आपको बता दें कि इस सत्र में विधानसभा को हाईटेक बनाया गया है, जहां विधायकों के लिए प्रत्येक सीट पर डिजिटल टैब लगाए गए हैं। ये कदम कार्रवाई को पेपरलेस और अधिक पारदर्शी बनाएगा। इसके अलावा सदन में एक एडवांस माइक्रोफोन सिस्टम भी लगा दिया गया है, ताकि भाषण और संवाद के दौरान कोई तकनीकी बाधा न आए। ये पहली बार है जब गृह विभाग की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी गई है और अपराधियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी, आश्वस्त किया उन्होंने। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हवा अब खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके चलते प्रशासन ने इमरजेंसी कदम उठाते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का 4th फेज की पाबंदियां लागू कर दी हैं। बढ़ते प्रदूषण की वजह से जहां पर ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया। इसके तहत लगभग 50 से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स को शटडाउन नोटिस जारी किया गया। धूल उड़ाने वाली हर गतिविधि पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, क्योंकि अधिकारियों का मानना है कि कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल ही प्रदूषण के लेवल को लगातार बिगाड़ रही है। एक तरफ जहां मुंबई में प्रदूषण का संकट है और दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि कुछ दिनों की तुलना में दिल्ली में एक्यूआई में मामूली सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति खराब की श्रेणी में है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे एनसीआर के कई इलाकों में हवा का लेवल और स्वास्थ्य के लिए काफी गंभीर बना हुआ है। एक्यूआई 300 के आसपास यहां अभी भी दर्ज किया जा रहा है। मौसम संबंधी कारक जैसे शांत हवा, तापमान में गिरावट, प्रदूषण फैलाने वाले कणों PM 2.5 और PM 10 को निचली वायुमंडल में परतों में फंसाए रखा है। प्रदूषण की जो मार है सिर्फ उत्तर भारत और पश्चिम तट तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के जो प्रमुख शहर हैं उसमें भी हवा की गुणवत्ता खराब है। कोलकाता जैसे पूर्वी महानगर का एक्यूआई अक्सर बहुत खराब श्रेणी में बना रहता है। हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में भी एक्यूआई खराब या फिर मध्यम से खराब के बीच में झूल रहा है, जो कि नागरिकों के लिए सांस संबंधी समस्याएं पैदा कर रहा है। इसके विपरीत चेन्नई और बेंगलुरु जैसे दक्षिण भारत के कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता तुलनात्मक रूप से बेहतर है, लेकिन देश के अधिकांश आबादी वाले क्षेत्रों में प्रदूषण मानकों से ऊपर है, जिससे ये साफ होता है कि वायु प्रदूषण की समस्या अब एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुकी है।
और प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए गए हैं, जैसे मुंबई में ग्राफ 4 लागू करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद करना प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक जरूरी शुरुआत है। हालांकि विशेषज्ञ जोर देते हैं कि आपातकालीन उपायों से काम नहीं चलेगा। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण और कचरा जलाने जैसी स्थानीय गतिविधियों को नियंत्रित करने की जरूरत है। देश भर में लागू किए जा रहे इन प्रतिबंधों का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित हवा मुहैया कराना है, लेकिन जब तक नागरिक और सरकारी एजेंसियां मिलकर प्रदूषण के स्रोतों पर काम नहीं करेंगी, तब तक महानगरों में सांसों का संकट बरकरार रहने वाला है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के दशहरा मैदान में आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ। 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया और इस खास मौके पर सीएम ने कहा कि गीता से प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। ये किताब हर बच्चे के पास होनी चाहिए। सीएम ने पंडितों के द्वारा किए गए गीता श्लोक के पाठ के साथ दीप प्रज्वलित किया, कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान संत रंगनाथाचार्य महाराज का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने गीता और श्री कृष्ण का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री कृष्ण और सुदामा ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की और इससे पता चलता है कि अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। ये विद्यार्थियों के लिए सबक है। एमपी इस बार गीता जयंती को इतिहास में दर्ज होने वाले अंदाज में मनाने जा रहा है। आज से पूरे राज्य में अद्वितीय आध्यात्मिक दृश्य देखने को मिलेगा, जब एक ही दिन में 3 लाख से अधिक लोग सामूहिक रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के सरकार, संत समाज और श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रदेश के 313 विकासखंड, 55 जिला मुख्यालय और 10 संभागों में आचार्य और संतों की उपस्थिति में सामूहिक पाठ किया जा रहा है। गीता जयंती पर उज्जैन, भोपाल और इंदौर में विशेष आयोजन भी रखे गए हैं। 3 दिवसीय गीता महोत्सव के चलते आज शाम दशहरा मैदान पर बॉलीवुड एक्टर पुनीत इसरर के निर्देशन में जय श्री कृष्ण गीता सार नृत्यम नाट्य होगा। मंगलवार शाम नई दिल्ली की कलाकार वैष्णवी शर्मा प्रस्तुति देंगी और मोहित शेवानी के निर्देशन में कृष्णायन नाट्य का मंचन किया जाएगा। बुधवार शाम को विश्वनंदिनी नाट्य के साथ में सलाउद्दीन पाशा द्वारा गीता ऑन व्हील्स नाट्य का मंचन किया जाएगा। महोत्सव में माधव दर्शनम लघु चित्र शैलियों में चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।